हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए एक और क्लास लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इस क्लास में होंगे दोस्तों 35% और 35% एकदम शानदार होने वाले हैं। और देखते हैं कि आप उन 35% में से कितने का सही आंसर दे पाते हो आप। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन आपके इन 35 में से सही होते हैं वो कमेंट में लास्ट में हम चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, MS एक्सेल 2010 में रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बीच मुख्य अंतर क्या है। MS एक्सेल 2010 में रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बीच मुख्य अंतर क्या है। पहला ऑप्शन, कोई अंतर नहीं है। दूसरा, रिलेटिव रेफरेंस जो डॉलर सिंबल है का चिन्ह है उपयोग करता है जबकि एब्सोल्यूट नहीं करता है। फॉर्मूला कॉपी करते समय रिलेटिव रेफरेंस बदल जाता है जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंस स्थिर रहता है। या चौथा ऑप्शन, एब्सोल्यूट रेफरेंस केवल टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। फॉर्मूला कॉपी करते समय रिलेटिव रेफरेंस बदल जाता है जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंस स्थिर रहता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सी ऑप्शन चुना होगा। ठीक है, जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है ना वो डॉलर सिंबल में दिखता है ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाता है दोस्तों, स्थिर रहता है। क्या रहता है, ये स्थिर रहता है, कॉपी पेस्ट करने पर बदलता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है सामने, पूछ रहा है आपसे कि विंडोज 10 में डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का प्राथमिक कार्य क्या है। विंडोज 10 में डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का प्राथमिक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन, कंप्यूटर की रैम बढ़ाना, अनावश्यक फाइलों जैसे टेम्परेरी फाइलें और रिसाइकल बिन को खाली कर डिस्क स्पेस बढ़ाना, या फिर फाइलों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना, या कंप्यूटर को वायरस से स्कैन करना। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का मतलब, जल्दी से बताइएगा मुझे क्या होगा भाई। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, अनावश्यक फाइलों जैसे टेम्परेरी फाइलें, रिसाइकल बिन को खाली कर डिस्क स्पेस बढ़ाना। ठीक है, अनवांटेड फाइलों को हटा देता है भाई ये और स्पेस बढ़ा देता है मेमोरी का। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA का उपयोग ऑनलाइन खातों में क्यों किया जाता है। आप सभी को पता होगा क्यों किया जाता है भाई। पहला ऑप्शन, लॉगिन प्रक्रिया को तेज करने के लिए, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए ताकि केवल पासवर्ड से खाता न खुल सके, या कंप्यूटर की मेमोरी बचाने के लिए, या इंटरनेट डेटा कम खर्च करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए ताकि केवल पासवर्ड से खाता न खुल सके। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, MS वर्ड 2010 में मेल मर्ज फीचर का उपयोग विशेष रूप से कब किया जाता है। बताइए दोस्तों कब किया जाता है। पहला ऑप्शन, एक ही दस्तावेज को कई अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए, व्यक्तिगत पत्र लेबल बनाने हेतु, या स्पेलिंग चेक करने के लिए, या पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, या टेबल को ऑटो फॉर्मेट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो MS वर्ड 2010 में मेल मर्ज फीचर का जो उपयोग होता है ना भाई, वो होता है एक ही दस्तावेज को अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए, व्यक्तिगत पत्र लेबल बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, जिससे समय की बचत हो जाती है भाई। क्या होता है मेल मर्ज का उपयोग, एक ही दस्तावेज को अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए, व्यक्तिगत पत्र लेबल बनाने हेतु मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या पूछ रहा है कि यह केवल, सॉरी ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं भी, सवाल पढ़ते हैं पहले। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली SSO सिंगल साइन ऑन सेवा का मुख्य लाभ क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन सेवा का मुख्य लाभ क्या है। पहला ऑप्शन, यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। दूसरा ऑप्शन, उपयोगकर्ता एक ही ID और पासवर्ड से कई सरकारी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। या फिर इससे इंटरनेट की गति बढ़ती है। या फिर यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको सही समझ में आया है क्वेश्चन तो जल्दी से बताइएगा कि SSO सिंगल साइन ऑन की सेवा का मुख्य लाभ क्या है। ऐसा ही प्रश्न अभी PYQS आया था आपका, मतलब पिछले एग्जाम में 14 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन पूछने का तरीका एक ही होता है, तो आपको लैंग्वेज समझनी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, लैंग्वेज को समझना है। कई बार क्या क्वेश्चन आपको बड़ा दिखाई देता है लेकिन होता छोटा ही है, लेकिन उसकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो आराम से आप सॉल्व कर दोगे इसको। ठीक है,
तो राजस्थान सरकार की बात की जा रही है। एसएसओ की सेवा का मुख्य लाभ क्या है भाई? अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे होगा दोस्तों, उपयोगकर्ता एक ही आईडी पासवर्ड, उपयोगकर्ता एक ही आईडी और पासवर्ड से कई सरकारी सेवाओं या डिजिटल सेवाओं को लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने यानी कि सेंड करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने यानी कि सेंड करने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला HTTP, दूसरा SMTP, तीसरा POP3 या FTP। दोस्तों ईमेल का सवाल जरूर आता है, एक आपके हो सकता है ऐसा सवाल पूछ लिया जाए आपसे। तो यहाँ पे जवाब होगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। POP का मतलब क्या होता है भाई? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और FTP का मतलब क्या होता है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज का, अगर आपको ईमेल भेजनी है तो ईमेल भेजने के लिए तो ये काम आता है, भेजने के लिए तो ठीक है। और प्राप्त करने की बात की जाए तो प्राप्त करने के लिए POP3 आता है काम। ये आता है दोस्तों प्राप्त करने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए काम आता है POP3 का ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब मुझे बताइए, आप जब ईमेल भेजते हैं किसी को तो उसकी अटैचमेंट की साइज कितनी होती है? जो अटैचमेंट आप भेजते हो ना, मान लो किसी को वीडियो भेजना है ईमेल के द्वारा या कोई फोटोज वगैरह भेजनी है, तो अधिकतम कितनी साइज की भेज सकते हैं? तो अधिकतम जो साइज रहेगी भाई उसकी, वो 25 MB की होती है। कितनी MB की होती है दोस्तों ईमेल की साइज? 25 MB की एक साथ में होती है। ठीक है, ओके, अब चलते दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में GUI का पूर्ण रूप क्या है और इसका क्या महत्व है? कंप्यूटर सिस्टम में GUI का पूर्ण रूप पूछा है और फिर इसका पूछा है महत्व। मतलब पूर्ण रूप पूछ लिया एक तो आपसे, और एक क्या पूछ लिया दोस्तों? इसका महत्व पूछ लिया। तो पहला ऑप्शन ग्लोबल यूजर इंडेक्स, यह एक वैश्विक डेटा ट्रैक करता है। या फिर जनरल यूनिट इंटरफेस, यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। या फिर ग्राफिक्स यूनिट इंटरनल, यह गेमिंग के लिए है। या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यह उपयोगकर्ता को आइकन और विजुअल द्वारा कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में GUI का जो पूरा नाम है ना भाई, वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये अकेला ऐसा सवाल है जो आ सकता है एग्जाम के अंदर, मतलब सीधा दो है ना यहाँ पे, मतलब इसका महत्व भी पूछा गया है और इसका पूर्ण रूप भी। तो पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का कि इसका पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसका काम क्या होता है, महत्व क्या होता है? ये उपयोगकर्ता को आइकन और विजुअल द्वारा कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा भाई डी ऑप्शन इज राइट। तो किन किन बच्चों का डी ऑप्शन यहाँ पे है, बताइए जल्दी से मुझे, बताइए दोस्तों किन किन बच्चों का यहाँ पे डी ऑप्शन है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसका उदाहरण है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसका उदाहरण है? पेपर साइज का, पेपर लेआउट का, पेपर मार्जिन का, या फिर एक तरीके से पेज ओरिएंटेशन का। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये आपके क्या होते हैं दोस्तों? पेज ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं। और ओरिएंटेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, एक होता है दोस्तों पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के बारे में बात की जाए दोस्तों तो एक तरीके से ये ऐसे रहता है वर्टिकल शेप में, और लैंडस्केप की बात की जाए तो ये आधे शेप में रहता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मार्जिन आपका 4 प्रकार का होता है अगर सवाल आ जाए तो। एक होता है टॉप मार्जिन। अभी मार्जिन होता कैसे बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये आपके पास में एक पेज है, क्या है दोस्तों? ये पेज है आपके पास में, और इस पेज के अंदर की बात की जाए तो जैसे मान लो ये लाइन्स है कुछ, ओके, ये लाइन्स है। अब यहाँ पे जाकर के जो खाली जगह बच रही है ना, ये वाली खाली जगह, ये वाली और ये वाली, ये क्या है दोस्तों? मार्जिन है। जैसे मान लो ये टॉप मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन हो गया आपका, ये राइट मार्जिन हो गया आपका, और ये क्या हो गया दोस्तों? लेफ्ट मार्जिन हो गया आपका। ठीक है, ये 4 मार्जिन है आपके। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या है हमारा? साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर हमले का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर हमले का क्या अर्थ है?
पहला ऑप्शन, ये कंप्यूटर की फाइलों को लॉक यानी कि इनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें खोलने के लिए फिरौती मांगता है। यह विज्ञापन दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हार्डवेयर को फिजिकल नुकसान पहुंचाता है। यह माउस की गति को धीमा कर देता है। बताइए दोस्तों क्या करता है, जल्दी से बताइएगा मुझे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से मुझे बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों यहां पे होगा, यह कंप्यूटर फाइलों को लॉक यानी कि इनक्रिप्ट कर देता है। यह कंप्यूटर की फाइलों को क्या कर देता है, लॉक यानी कि इनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें खोलने के लिए फिरौती मांगता है, फिर आपसे पैसे मांगता है भाई आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको 90% भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है आज का, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर ओटीपी का क्या महत्व है। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर ओटीपी का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन, सामान की डिलीवरी को ट्रैक करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन टाइम पासवर्ड या डिस्काउंट कूपन के रूप में, या केवल लॉग आउट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे होगा दोस्तों, लेनदेन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वन टाइम पासवर्ड को क्या कहेंगे दोस्तों हम। एक मिनट, यहाँ पे टेक्निकल इश्यू आ गया थोड़ा, इसको ठीक कर देता हूँ फिर आंसर बताता हूँ इसका मैं आपको। एक मिनट दोस्तों, आपकी असुविधा के लिए खेद है हमको, मैं ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। दोस्तों बताइए कैसी लग रही है आपको ये क्लास। अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक बनता है भाई, लाइक कर दीजिए और साथ में उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिन बच्चों की एग्जाम है, ठीक है, उनके पास जरूर शेयर करना, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों आप इसके आंसर की ओर, कि ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर ओटीपी का क्या महत्व है। क्या महत्व भाई, कि ये लेनदेन, देखो लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करने के लिए वन टाइम पासवर्ड होता है, मतलब एक बार आता है फिर ये वैध नहीं माना जाता है, आप जानते हो ओटीपी वगैरह। तो मुझे बताइए 10 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। 10 में से किन किन लोगों के 10 में से 10 क्वेश्चन एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, एमएस पावर पॉइंट में एमएस पावर पॉइंट 2010 में रियस टाइमिंग का क्या उपयोग है। बताइए दोस्तों क्या है उपयोग है रियस टाइमिंग का। पहला ऑप्शन, स्लाइड के कंटेंट को बदलने के लिए। दूसरा, स्लाइड शो के दौरान प्रत्येक स्लाइड पर लगने वाले समय को रिकॉर्ड करने और अभ्यास करने के लिए, या प्रेजेंटेशन को वीडियो में बदलने के लिए, या केवल बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करने के लिए। बताइए दोस्तों एमएस पावर पॉइंट 2010 में रियस टाइमिंग का उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए दोस्तों सही आंसर की, तो वो होगा स्लाइड शो के दौरान प्रत्येक स्लाइड पर लगने वाले समय को रिकॉर्ड करने और अभ्यास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस का बी ऑप्शन सही होगा भाई इसमें, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। भारत के डिजी लॉकर के संबंध में कौन सा कथन सही है। डिजी लॉकर के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे। पहला ऑप्शन, इसमें केवल फोटो सेव किए जा सकते हैं। इसमें प्रति फाइल केवल 1 KB की जगह मिलती है। ये भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करने के लिए जारी डिजिटल दस्तावेजों का क्लाउड स्टोरेज है, या फिर एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों यहाँ पे आएगा, यह है भौतिक एक तरीके से दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करने के लिए जारी किया गया एक तरीके से डिजिटल दस्तावेजों क्लाउड स्टोरेज है। तो सी ऑप्शन होगा भाई इसमें। तो किस किस का 12वीं में सी ऑप्शन था भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा किस किस ने 12वीं में सी ऑप्शन टिक किया है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करना। और आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के अंदर कितने % आएंगे भाई, 35% आएंगे। और 35 के 35 आपको करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों के 35 में से 14% ठीक हो जाएंगे दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद तो मैं ये करूंगा कि आपके पूरे 35 के 35 सही हो, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि पूरे 35% करके आने, और समय का विशेष ध्यान रखना है आपको। समय आपको सिर्फ 1 घंटे का मिलेगा, ये पता होना चाहिए आपको, मतलब 60 मिनट के अंदर आपको 35% करना है, ठीक है। 1% आपका 2 नंबर का रहेगा, तो 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 30 नंबर सेंटर के द्वारा भेजे जाते हैं आपको, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड, स्टोरेज और सटीकता के संदर्भ में
गीगो का क्या मतलब है, बताइए दोस्तों। गीगो का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे, GIGO का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है वैसे ये। क्या होगा भाई, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जनरल इनपुट जनरल आउटपुट, गुड इनपुट गुड आउटपुट, या ग्लोबल इनपुट ग्लोबल आउटपुट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ का सही जवाब होगा दोस्तों गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होगा दोस्तों, गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा है। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा है, जल्दी से बताइएगा मुझे, कौन सा उदाहरण क्लाउड स्टोरेज का भाई एक। ठीक है, तो पहला आ रहा है दोस्तों गूगल ड्राइव, दूसरा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, तीसरा आ रहा है ड्रॉप बॉक्स, और चौथा आ रहा है दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण। तो यहाँ पे दोस्तों गूगल ड्राइव भी होता है, आपको पता है दोस्तों, गूगल ड्राइव भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होगा, और यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स भी होगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आएगा आज। तो उम्मीद करता हूँ डी ऑप्शन हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। पहला संसाधन प्रबंधन, दूसरा यूजर इंटरफेस प्रदान करना, तीसरा फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट, और चौथा उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य लाभ होता है ना भाई, वो संसाधन प्रबंधन भी होता है, यूजर इंटरफेस प्रदान करना भी होता है, और यहाँ पे फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब तीनों काम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 15 में से आपके 15% एकदम सही हो गए होंगे। तो कौन कौन ऐसे बच्चे जिनके 15 में से 15 एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा किन किन बच्चों के 15 में से 15% एकदम सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है दोस्तों, फिशिंग ईमेल की माप, फिशिंग ईमेल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों। फिशिंग ईमेल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। वे अक्सर आपसे व्यक्तिगत जानकारी और पासवर्ड मांगते हैं। आप उनके लिंक संदिग्ध या आधिकारिक वेबसाइट से अलग होते हैं। उन्हें तत्काल कार्रवाई यानी कि अर्जेंट एक्शन की धमकी दी जाती है, मतलब आपको तुरंत कार्रवाई करने की धमकी दी जाएगी, भाई तुरंत भर दीजिए आप जो भी है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ही आएंगे कि ये भी सही है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो फिशिंग ईमेल जो होती है एक तरीके से फिशिंग अटैक बोला जाता है इनको, जहाँ पे आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ली जाती है आपसे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, MS एक्सेल में जो हैज दिखाई देता है आपको, हैज त्रुटि यानी कि एरर दिखाई का क्या अर्थ होता है। जब आप एक्सेल में काम करते हो और आपको एरर दिखाई देती है, ऐसे ऐसे एरर दिखाई देती है, तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, क्या होता है वो। सेल की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, फॉर्मूला गलत है, डेटा टाइप मेल नहीं खाता, या सीट लॉक है। क्या होगा दोस्तों 17वें का। दोस्तों जब सेल की चौड़ाई पर्याप्त नहीं होती है ना, मतलब छोटी सेल होती है, डाटा ज्यादा होता है उसमें, तो ये हैज का सिंबल जरूर आता है उसमें। तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फाइबर, वायरलेस फाइबर, या फिर वायर्ड फिडेलिटी। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों 18वें का जो सही जवाब होगा वो होगा वायरलेस फिडेलिटी। क्या होगा दोस्तों, वायरलेस फिडेलिटी होगा। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में ई मित्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। नागरिकों को सरकारी और निजी सेवाएं एक ही छत के नीचे डिजिटल माध्यम से प्रदान करना, केवल खेती की जानकारी देना, केवल स्कूल के फॉर्म भरना, या मुफ्त इंटरनेट देना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नागरिकों को सरकारी और निजी सेवाएं एक ही छत के नीचे डिजिटल माध्यम से प्रदान करना। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 20वां प्रश्न क्या है भैया आपका। ठीक है, ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है दोस्तों। लैन का, वैन का, पैन का, या मैन का। दोस्तों यहाँ पे आएगा पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होगा दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। लैन का जो पूरा नाम होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क होता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। ओके, वैन का जो होता है दोस्तों वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में किस लिए किया जाता है। भाई किस लिए किया जाता है इस शॉर्टकट की का उपयोग, फॉन्ट साइज घटाने के लिए, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, पेज ब्रेकअप के लिए, पेज ब्रेक के लिए, या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों
फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। पेज ब्रेक के लिए दोस्तों किया जाता है कंट्रोल के साथ में एंटर का। किसका दोस्तों? कंट्रोल के साथ में एंटर का किया जाता है। और टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए भाई कंट्रोल के साथ में बी का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इस चीज को भी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? कई बार पिछले पेपर में पूछा गया था यूपीआई का पूरा नाम। अब की बार पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेडियो लिंक, यूनाइटेड रिसोर्स लाइन या यूनिक रिसोर्स लोकेशन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूं आप सही जवाब देंगे इसका। तो दोस्तों यहां पे बात की जाएगी यूआरएल का पूर्ण रूप जो है, यूआरएल का पूर्ण रूप होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सभी का सही होगा भाई ये क्वेश्चन तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य कर सकता है? हाँ, नहीं या केवल कुछ स्थितियों में इंटरनेट होने पर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य कर सकता है? हाँ, नहीं, केवल कुछ स्थितियों में या इंटरनेट होने पर। क्या जवाब देना चाहोगे आप इसमें भाई? दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है। आप कुछ नहीं कर पाओगे तो यहां पे आएगा दोस्तों नहीं। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता दोस्तों। क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें क्वेश्चन की ओर। रैम और रोम का मुख्य अंतर क्या है? रैम और रोम का मुख्य अंतर क्या है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको इनकी फुल फॉर्म, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और बार बार मैं क्लास में लेके आता हूं इनका, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो यहां पे रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये तो किसका है दोस्तों? रैम का है। और रोम का क्या होगा भाई फुल फॉर्म? रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होगा। तो दोनों में क्या अंतर है? रैम स्थायी है, रोम अस्थायी है। गलत बात है, उल्टा हो गया है। तो रैम अस्थिर है यानी कि वोलेटाइल है, और रोम गैर स्थिर यानी कि नॉन वोलेटाइल है। तो ये सही होगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, रैम जो होती है दोस्तों अस्थिर होती है यानी कि वोलेटाइल होती है, और रोम होती है गैर अस्थिर मतलब अस्थिर होती है, स्थिर होती है। गैर अस्थिर का मतलब क्या होगा? कहीं भी लिखा सकता है गैर अस्थिर, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? स्थिर। क्या होगा दोस्तों? स्थिर बोला जाएगा इसको। ठीक है, यानी कि नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, बीसीसी का ईमेल में क्या अर्थ होता है? बीसीसी का ईमेल में क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ए ऑप्शन इज राइट, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो एक्सटेंशन, देखो पहली बात तो एक्सटेंशन क्या होता है बता देता हूं मैं। फाइल का प्रकार होता है। क्या होता है दोस्तों? फाइल का प्रकार होता है एक तरीके से। और यहाँ पे बात की जाए प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन का जो होता है दोस्तों वो होता है .pptx, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। .pptx किसका होगा दोस्तों? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन सेव करने का होगा। और डॉक्यूमेंट सेव करने का क्या होगा? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा दोस्तों? एमएस वर्ड का .docx होगा। और एक्सेल में ये एक्सेल का होता है दोस्तों। ठीक है, और टेक्स्ट होता है दोस्तों टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। 26वां प्रश्न भी है आपका। अब आपके 26 में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी एग्जाम है। ठीक है, और हाँ आप भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको तभी मिल पाएंगे जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4, 8, 16 या 1024? बताइए दोस्तों एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? जल्दी से बताइएगा मुझे। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। क्लियर यहां तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। फायरवेल का कंप्यूटर में क्या उपयोग है? फायरवेल का कंप्यूटर में क्या उपयोग है? स्क्रीन को धूल से बचाने के लिए,
अनाधिकृत एक्सेस और नेटवर्क खतरों को रोकने के लिए, बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए, या फाइलों को तेजी से डिलीट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा अनाधिकृत एक्सेस और नेटवर्क के खतरों को रोकने के लिए, तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा भाई, अनाधिकृत एक्सेस और नेटवर्क खतरों को रोकने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें प्रश्न की ओर। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फाइल, प्रिंटेबल डिजिटल फोल्डर, या पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे पीडीएफ का पूर्ण रूप? दोस्तों पीडीएफ का पूर्ण रूप होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है राजस्थान संपर्क, एक मिनट, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑनलाइन खरीदारी के लिए, सरकारी सेवाओं की शिकायतों के निवारण के लिए, गेम डाउनलोड करने के लिए, या नया बैंक खाता खोलने के लिए। बताइए दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग सरकारी सेवाओं की शिकायत निवारण के लिए किया जाता है। सरकारी सेवाओं की शिकायत के निवारण के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां है कीबोर्ड में F1 से F12 की कुंजियों को क्या कहा जाता है? विशेष कुंजी कहा जाता है, न्यूमेरिक कुंजियां कहा जाता है, फंक्शन कुंजियां कहा जाता है, या नेविगेशन कीज कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों F1 से F12 तक की जो कुंजी होती है दोस्तों इनको हम बोलते हैं फंक्शन कुंजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? फंक्शन कुंजी बोलेंगे, सी ऑप्शन। और इनकी जो संख्या होती है भाई, संख्या होती है इनकी 12। फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है? 12। पहले पूछ लिया गया है क्वेश्चन, PYQS मान सकते हो कि फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? गूगल, बीइंग, याहू, या उपरोक्त सभी। कौन सा है भाई? गूगल है, बीइंग है, याहू है, या फिर उपरोक्त सभी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा और आंसर भी पता चल गया होगा क्या होगा भाई। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, देखो गूगल भी होता है सर्च इंजन, बीइंग भी होता है माइक्रोसॉफ्ट बीइंग, याहू भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33 की ओर। 33 है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मॉनिटर का रेजुलेशंस किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है भाई? पिक्सल में, मीटर में, हर्ट्ज में, या बाइट्स में? किस में मापा जाता है दोस्तों? मॉनिटर का रेजुलेशन जो मापा जाता है भाई वो मापा जाता है पिक्सल में। किसमें दोस्तों? पिक्सल में मापा जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 की ओर। 34 है आज का हमारा, कैप्चा का उपयोग वेबसाइटों पर क्यों किया जाता है? कैप्चा का उपयोग वेबसाइटों पर क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन यूजर की टाइपिंग स्पीड जांचने के लिए, यह अंतर करने के लिए कि यूजर इंसान है या कोई बॉट, या पासवर्ड स्टोर करने के लिए, या वेबसाइटों को सुंदर बनाने के लिए। बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है? तो यह अंतर करने के लिए कि यूजर इंसान है और कोई बॉट, मतलब रोबोट या इंसान कौन यूज ले रहा है भाई डिवाइस को, ये पता लगाने के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 34% आपके सही हो गए होंगे एकदम, और बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया होगा सभी का। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का सुरक्षा कोड क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का सुरक्षा कोड क्या कहलाता है? OTP कहलाता है, पिन कहलाता है, CVV कहलाता है, या IFC कहलाता है? बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड के पीछे जो 3 अंकों का सुरक्षा कोड होता है ना भाई, वो क्या कहलाता है? पिन, OTP, CVV, या फिर IFSC क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो 3 अंकों का कोड होता है ना भाई वो कहलाता है दोस्तों CVV। कहलाता है दोस्तों CVV कहलाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। 35 सी हो गया। अब आज एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ जो होमवर्क का रहेगा आपका, और इसी क्लास में मैंने सॉर्ट आउट करा दिया वैसे तो इसको। क्वेश्चन है URL का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम। ठीक है, पुराना नाम नहीं, वैसा गलत लिख दिया मैंने, ये वापस कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन है मेरा दोस्तों URL का पूरा नाम क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।
यूआरएल का पूरा नाम क्या है, देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी क्लास में बताया, अगर ध्यान से देखी हुआ आपने तो पता होगा आपको, 2 सेकंड में आंसर दे दोगे आप। ये HW है आपका। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप सभी लोग। और हाँ, क्लास कैसी लगी, ये 35% कैसे लगे आपको, अगर अच्छे लगे, मजा आया 35 क्वेश्चनों में, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। हाँ, इस क्लास को शेयर कर देना, शेयर कर देना अपने उन बच्चों दोस्तों के साथ में, उन बच्चों के साथ में जिनकी एग्जाम है, ठीक है। तो आप शेयर करोगे इसको, शेयर करने के साथ साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी को बेटर करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। और इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा कमेंट बॉक्स में देना सभी, देखते हैं कौन कौन लोग देते हैं। सबसे पहले आंसर किसका आता है, ठीक है। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको मैं लाइक करूंगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।